जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ। मैं सीए डॉक्टर महेश गौड़ स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे खूब सारे वीडियोस मिलते रहे। वीडियो देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहता हूँ यहाँ पे स्मरण बैच का। ये प्रैक्टिस बैच फॉर सीए फाइनल ग्रुप टू के लिए सीए फाइनल का ये बैच शुरू हुआ है, जो एक तरह से सेमी कॉम्प्रहेंसिव बैच है। सेमी कॉम्प्रहेंसिव बैच मतलब कि जो कॉम्प्रहेंसिव बैच 160-170 आवर्स का आईडीटी का होता है, वो आईडीटी 130 आवर्स में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मतलब फास्ट ट्रैक से ज़्यादा, कॉम्प्रहेंसिव से थोड़ा सा कम। ये स्टार्ट है हो गया आपका 15 दिसंबर से। तो इसके जो लेक्चर आपने मिस कर लिए उनका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और आईडीटी के बैच का टाइमिंग होगा 9:15 टू 11:15 मॉर्निंग में ना। इसके बारे में अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, इसके बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ। SCMP जो है सचिन गुप्ता सर लेने वाले हैं, दुर्गेश सिंह सर DT लेने वाले हैं, IDT मैं लेने वाला हूँ महेश गौड़ सर। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होगी, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होगा, मॉक टेस्ट सीरीज भी आपकी रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी। ये कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल्स है जो रैंकर्स हैं और कुछ लेजेंडरी स्टूडेंट्स की डिटेल है। ये अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है अभी आपके लिए, 36 मंथ, 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स। तो अब 3 मंथ्स का और 12 मंथ्स का ये दो प्लान आप यूज कर सकते हैं, बराबर है। MGST कोड यूज करने पे आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट 10%। ये ग्रुप 2 की डिटेल और ये कॉम्बो की डिटेल यहाँ पर। ओके, अब आप देखिए, एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऐसे एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हूँ ना। हमारा ये जो टॉपिक है वो है वेयर हाउसिंग। ये नया टॉपिक ऐड हुआ है सर अभी, ये वो वाला चैप्टर है। हाँ बेटा, ये वही चैप्टर है, बट इसको हम यूँ नहीं बोल सकते कि नया ऐड हुआ है। एक्चुअली मैं 2018 या उससे पहले ये चैप्टर ऑलरेडी आपके सिलेबस में था। देन उसके बाद में ICAI ने क्या किया, कस्टम्स में से ये चैप्टर हटा दिया, कस्टम्स एक्ट में से ये वाला चैप्टर हटा दिया था। और हर बार वो नोटिफिकेशन लाती थी कि ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है आपके सिलेबस में। उसमें हर बार नोटिफिकेशन में इसका नाम आता था। अब ये चैप्टर आपके सिलेबस में एप्लीकेबल कर दिया गया है, मतलब ये वापस से आ चुका है ये चैप्टर। तो ये चैप्टर हमारे को पढ़ना कि चैप्टर क्या है क्या नहीं। तो आज के हमारे क्विक रिवीजन सेशन के अंदर हम लेकर के आ रहे हैं वेयर हाउसिंग अंडर कस्टम्स एक्ट। ये एक रिवीजन वीडियो, डिटेल वीडियो जो आपको चाहिए तो आप मेरे स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी के हैं वहाँ पर मैं लेने वाला हूँ, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। बट यहाँ पर जो ये चैप्टर है ये आपके क्विक रिवीजन चैप्टर है, जो एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा। तो ये वैसे रिवीजन भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। छोटा सा चैप्टर एग्जाम के अंदर अगर पूछा गया इसमें से तो 2 to 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ सकता है तो आ सकता है, उससे ज़्यादा इसका वेटेज नहीं हो सकता है। और 2 मार्क्स का भी हार्डली है, और हो भी सकता है शायद ना भी पूछे इसमें से। और इसमें भी कुछ गिने चुने सेक्शन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। ओके, सबसे पहला चैप्टर की वेयर हाउसिंग अंडर कस्टम्स एक्ट। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, अब एग्जाम्पल से समझना बेटा। जैसे ये देखो, ये पोर्ट है, इस पोर्ट पर आप देख रहे हैं कि ये वेसल्स है। इस वेसल्स से मेरा गुड्स आया, मेरा कुछ गुड्स मैंने इंपोर्ट किया, इस वेसल्स के थ्रू आया यहाँ पे पोर्ट पे उतारने के बाद ये गुड्स कहाँ चला जाता है, कस्टोडियन की कस्टडी में। ये कस्टोडियन है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ने, जो कस्टम्स ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं डॉकयार्ड पे, उन्होंने क्या किया, इस गुड्स को अनलोड किया। वेसल से अनलोड करने के बाद यहाँ पे कस्टोडियन की कस्टडी में रख दिया। अब ये कस्टोडियन की कस्टडी में पड़ा है, इसको वेयर हाउस नहीं बोलते हैं, ये कस्टोडियन की कस्टडी में पड़ा है। अब ये कस्टोडियन की कस्टडी में कहाँ पे रखा रहता है, कस्टम्स एरिया में। ये कौन सा एरिया, कस्टम्स एरिया। देखो नाम लिखा हुआ है कस्टम्स एरिया, यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे रखने का एक टाइम लिमिट होता है, 30 दिन से ज़्यादा गुड्स यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। उन 30 डेज में मैं आऊँ, डिपार्टमेंट ये जो ऑफिसर है, कस्टम ऑफिसर, इनको ड्यूटी पे करूँ और अपना गुड्स लेकर के चला जाऊँ 30 डेज के अंदर अंदर। बट मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये गुड्स वापस से री एक्सपोर्ट करना पड़ सकता है कुछ ही दिनों में, या मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गुड्स मैं लेकर के आया हूँ ये रॉ मटेरियल है, मान लीजिए प्लास्टिक है, और मुझे लगता है कि मैं इसके टॉयज़ मैन्युफैक्चर करके टॉयज़ एक्सपोर्ट करूंगा, टॉयज़ मैन्युफैक्चर करके फिर टॉयज़ एक्सपोर्ट करूंगा। तो अब मैं कानपुर का रहने वाला, मैं मुंबई पोर्ट से कानपुर रॉ मटेरियल लेकर के जाऊंगा, फिर वहां पे टॉयज़ बनाऊंगा बराबर, और उसके बाद वापस ला करके री एक्सपोर्ट करूंगा। यहाँ पर तो लंबा प्रोसेस है थोड़ा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज दे रखी है। प्राइवेट वेयर हाउस, ये वेयर हाउस होते हैं जो आसपास के एरिया में होते हैं, बराबर है। मैं उन बॉन्डेड वेयर हाउस में अपना गुड्स रख सकता हूँ। जैसे ये एक वेयर हाउस है, बराबर है, ये मुंबई पोर्ट से थोड़ी सी दूरी पर है। मैं यहाँ के, ये वेयर हाउस कीपर है मिस्टर जेड, ये मिस्टर जेड जो ये वेयर हाउस कीपर है, मैं इनके वेयर हाउस में गुड्स रखूँ, इनको जो भी भाड़ा होगा वो दूंगा।
इनके वेयर हाउस में गुड्स रखूंगा और यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ, टॉयज बना सकता हूँ, फिर यहाँ से वापस एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है? देखना, इधर देखना। पहला केस, अगर मैं अपनी फैक्ट्री में ले जाता तो मैं पहले कस्टम ड्यूटी पे करता प्लास्टिक पे कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद मैं अपनी फैक्ट्री में ले जाता कानपुर, वहां पे टॉयज बनाता, फिर टॉयज को री एक्सपोर्ट करता और सेक्शन 75 ड्यूटी ड्रॉबैक का, उसके अकॉर्डिंग मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता, बराबर है। लेकिन यहां पर प्लस पॉइंट, मेरा बेनिफिट क्या है, ध्यान से सुनना, मैं बिना ड्यूटी पे किए वेयर हाउस में माल रखूंगा, बिना ड्यूटी पे किए। मुझे बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, बॉन्डेड वेयर हाउस कहते हैं, वो सब प्रोविजन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वेयर हाउस में यहाँ पे गुड्स रखूंगा बिना ड्यूटी पे किए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होगी और उसके बाद उन टॉयज को एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो ना तो इंपोर्ट पे ड्यूटी लगी ना एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगी, रिफंड का कोई लफड़ा नहीं, ड्यूटी ड्रॉबैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे लिए भी आरामदायक, डिपार्टमेंट के लिए भी आरामदायक, कोई मगजमारी नहीं है। तो इसका ये प्रोसीजर क्या होता है, ये वेयर हाउस कितने तरह के होते हैं, क्या प्राइवेट वेयर हाउस ही होता है या कुछ और भी होते हैं? तो बेटा पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, स्पेशल वेयर हाउस, 3 तरह के वेयर हाउस होते हैं। वेयर हाउस में माल कैसे जाता है, मैं ड्यूटी पे नहीं करूंगा और रास्ते में बेच दिया तो डिपार्टमेंट पकड़ेगा कैसे, क्या इसके प्रोविजन होते हैं? अगर मान लीजिए कि ये जो वेयर हाउस होते हैं, क्या मैं खुद का भी बना सकता हूँ, क्या इसकी परमिशन कहाँ से मिलती है, ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। गुड्स अगर वेयर हाउस में लॉस हो गया, नुकसान हो गया, टूट फूट गया तो क्या हो गया, वेयर हाउस से चोरी हो गया तो क्या हो गया, इन सब सवालों के जवाब हम यहाँ पे लेकर के आएंगे इस चैप्टर में। तो आज हम ये चैप्टर जो है इसमें यही चीज पढ़ने वाले हैं। ओके ना, तो हम ये चैप्टर शुरू करते हैं पढ़ना। यहाँ पर पहले आते हैं सेक्शन 57 है पब्लिक वेयर हाउस। अब ये पब्लिक वेयर हाउस क्या होता है, जैसे ये पोर्ट है, बराबर, ये पोर्ट है, ये यहाँ पर पब्लिक वेयर हाउस है। अब पोर्ट पे कस्टोडियन की कस्टडी में आपका माल रखा हुआ है। अब ये जो पब्लिक वेयर हाउस होते हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल वाले वेयर हाउस होते हैं, यहाँ पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, बराबर है। तो यहाँ पर जो है गुड्स आप बिना ड्यूटी पे किए आप यहाँ पे गुड्स ला करके रख सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि पब्लिक वेयर हाउस के अंदर सारी फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं होती। अब जैसे होता है ना गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गया, फिर एक प्राइवेट स्कूल हो गया, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं ताकि फैसिलिटीज़ अच्छी मिले। गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटीज़ अच्छी ना मिल पाई तो सेम वैसे ही काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होती है जो पब्लिक वेयर हाउस में नहीं होती है, बराबर। तो वहाँ पर उस केस में प्राइवेट वेयर हाउस भी बनाए जाते हैं। अब प्राइवेट वेयर हाउस जो है वो कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये भाई साहब है, इन भाई साहब ने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया कि भाई मुझे प्राइवेट वेयर हाउस बनाना है। अब ये है प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये लाइसेंस अलॉट करते हैं, चाहे पब्लिक वेयर हाउस हो चाहे प्राइवेट वेयर हाउस हो, इनके लाइसेंस के बिना नहीं होगा। अब पब्लिक वेयर हाउस गवर्नमेंट का, प्राइवेट वेयर हाउस प्राइवेट बॉडी का। अब अगर मैं कोई गुड्स इंपोर्ट करता हूं और मुझे चाहिए कि मेरे गुड्स को रखने के लिए अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो मैं प्राइवेट वेयर हाउस में रखूंगा। और मुझे लगता है कि नहीं ठीक है चलेगा, कोई खास मेरा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखूंगा तो बचेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं पब्लिक वेयर हाउस में भी रख सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो मैं पब्लिक वेयर हाउस में रख दूंगा। लेकिन प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस के लिए लाइसेंस इशू होता है, और वो लाइसेंस कौन इशू करेगा, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, ये याद रखना बेटा। तो इधर देखो पब्लिक वेयर हाउस क्या होता है, ए साइट और बिल्डिंग लाइसेंस्ड बाय प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, एस्टेब्लिश एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट एट वेयर हाउसिंग स्टेशन, ये वेयर हाउसिंग स्टेशन पे बने होते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट वेयर हाउस, इट इज एस्टेब्लिश एंड मैनेज बाय प्राइवेट पार्टीज एंड एट वेयर हाउसिंग स्टेशन। अब सर वेयर हाउसिंग स्टेशन क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, जिस जगह वेयर हाउस बनाए जाते हैं उस एरिया को वेयर हाउसिंग स्टेशन बोला जाता है। तो ये वेयर हाउसिंग स्टेशन कहाँ पे होगा, क्या होगा, ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है हमेशा सीबीआईसी डिसाइड करेगी। जैसे मान लो पीछे जो जमीन दिख रही खाली जगह, सीबीआईसी ने डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे इसको वेयर हाउसिंग स्टेशन हम डिक्लेयर करते हैं। तो अब जितने भी वेयर हाउस होंगे, पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, वो सब यहाँ पे बनाए जाएंगे, इस एरिया में बनाए जाएंगे, इस जगह बनाए जाएंगे। ओके, तो ये डिसाइड कौन करता है, सीबीआईसी डिसाइड करता है कि वेयर हाउसिंग स्टेशन क्या होगा, तो इस जगह को फिर वेयर हाउसिंग स्टेशन बोला जाता है। फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स फॉर विच फैसिलिटीज डू नॉट एग्जिस्ट इन द पब्लिक वेयर हाउस, प्रिंसिपल कमिश्नर हैज पावर टू इशू लाइसेंस फॉर प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस। नाउ स्पेशल वेयर हाउस क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। नया केस लेते हैं, मेरा गुड्स आया, मेरा गुड्स आकर के यहाँ पे कस्टोडियन की कस्टडी में रखा हुआ है, ये कस्टोडियन है, इनकी कस्टडी में मेरा गुड्स रखा हुआ है, ये जो दिख रहे हैं टॉयज वगैरह, मान लीजिए कि मेरा गुड्स है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, और मैंने यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री भी फाइल कर दिया, बराबर है, बकरी के साथ में, बकरी BAQRI, ब्रोकर्स नोट, अग्रीमेंट, कोटेशन, रिसर्च रिपोर्ट, अगर रिसर्च कोई केमिकल वगैरह ला रहे हो जिसमें रिसर्च रिपोर्ट लगनी चाहिए तो रिसर्च रिपोर्ट लगती है, और आय का इनवॉइस। तो मैंने ये सब डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए यहाँ पर,
मेरे टॉयज से रिगार्डिंग। और ये डॉक्यूमेंट फाइल करने के बाद में डिपार्टमेंट बोलता है नहीं नहीं महेश गौड़ सर आपका ये जो डॉक्यूमेंट है इन्फॉर्मेशन वो प्रॉपर नहीं है, हमको यहाँ पर है ना फर्दर और असेसमेंट वगैरह करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो अभी हम फाइनल असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको रुकना पड़ेगा कुछ दिन। मैंने कहा ओके, बट जितने में 30 डेज कंप्लीट हो गए, 30 डेज कंप्लीट हो चुके, 30 दिन कंप्लीट हो गए। अब 30 दिन कंप्लीट हो गए, मैंने आपको बताया था कस्टोडियन की कस्टडी में 30 दिन से ज़्यादा माल नहीं रह सकता, 30 डेज से ज़्यादा नहीं रह सकता। अब इस गुड्स को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव करें कैसे? रिमूव करने के लिए इसको वेयर हाउस में ले जाना पड़ेगा, बट वेयर हाउस में ले जाने का एक प्रोसीजर होता है, मैंने आपको बताया था। क्या प्रोसीजर होता है? वेयर हाउस में अगर किसी भी गुड्स को रखा जाता है तो एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है, बराबर है। वो बॉन्ड साइन करने के बाद में गुड्स वेयर हाउस में जाता है, तो एक प्रोसीजर होता है। बट बॉन्ड जो होता है जनरली जैसे थ्राइस ड्यूटी का बॉन्ड बनाया जाता है, ड्यूटी की जो वैल्यू, ड्यूटी का जो अमाउंट होता है उसके 3 गुना ज़्यादा का बॉन्ड बनता है हमेशा। तो अब यहाँ पर देखना, मैं आगे बताऊंगा बॉन्ड के बारे में। अब यहाँ पर देखना होगा क्या कि असेसमेंट हुआ नहीं है, बॉन्ड बन नहीं सकता है। बिना बॉन्ड बनाए गुड्स को अगर वेयर हाउस में रख दे और कल को मैं निकाल करके ले गया उस वेयर हाउस से, तो क्या करेंगे ये लोग? तो ये क्या करेंगे, उस टाइप के गुड्स को जिस पर कंट्रोल होना, फिजिकल कंट्रोल होना गवर्नमेंट का या डिपार्टमेंट का जरूरी है, उसको स्पेशल वेयर हाउस में रखते हैं। स्पेशल वेयर हाउस में रख करके उस वेयर हाउस का ताला लगा करके चाबी अपने पास में रखते हैं डिपार्टमेंट वाले। वो चाबी किसी और को नहीं देते। यहाँ पे कोई वेयर हाउस कीपर वगैरह जो है ना वो यही होते हैं और कोई नहीं होता, ताकि पूरा कंट्रोल इन्हीं के कंट्रोल में रहे, ताकि मैं माल चुपचाप निकाल करके ना ले जाऊं। नहीं तो अगर पब्लिक पे और प्राइवेट वेयर हाउस में रखा हुआ होता और वहाँ के वेयर हाउस कीपर से सेटिंग करके मैं निकाल लेता या डॉक्यूमेंट देख करके, गलत डॉक्यूमेंट देख करके निकाल सकता था। बट जब कंट्रोल में इनके तो मैं कैसे निकालूंगा, चांस ही नहीं है। तब ये स्पेशल वेयर हाउस में वैसे गुड्स को रखते हैं। तो इधर आओ, स्पेशल वेयर हाउस विच वुड रिमेन अंडर फिजिकल कंट्रोल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर अंडर कस्टम्स लॉ। The principal commissioner of customs may subject to this such condition as may be prescribed license a special warehouse। अब लाइसेंस तो मैंने क्या बोला, वेयर हाउस का प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ही देते हैं। नो पर्सन विल एंटर द वेयर हाउस और रिमूव एनी गुड्स देयर फ्रॉम विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। ओके, कोई डाउट यहाँ पर? पक्का श्योर? दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, सेक्शन 58B। अभी जो हमने पढ़ा सेक्शन 57 पब्लिक वेयर हाउस, 58 प्राइवेट वेयर हाउस, 58 ए स्पेशल वेयर हाउस, ये जो चीज़ें आपने अभी पढ़ी है यहाँ पर। अब बारी आती है 58B कि इनका लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है। इनका लाइसेंस कौन कैंसिल करेगा? ऑब्वियसली प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर जिन्होंने अलॉट किया वही कैंसिल करेंगे। कब कैंसिल किया जा सकता है, किन सिचुएशन में? लाइसेंसिंग कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस। जो भी वेयर हाउस के रूल्स रेगुलेशन है, जो भी इस चैप्टर के प्रोविजंस है, वो अगर आपने फॉलो नहीं किए, वो अगर आपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, तो उस केस में आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। बट लाइसेंस कैंसिल करने का भी एक तरीका होगा। ये जो प्रिंसिपल कमिश्नर या चीफ, ये प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर है, ये दोनों लोग लाइसेंस कैंसिल करने से पहले बाकायदा इनसे को पहले शोकॉज नोटिस देते हैं कि भाई आपके बारे में ऐसी कंप्लेन आई है या ये रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो नहीं कर रहे हो, हमें पता लगा है। फिर ये रिप्लाई देंगे तो उस केस में जब वो रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो ये लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। लेकिन कोई भी लाइसेंस कैंसिल करने से पहले उसको सस्पेंड किया जाता है। जब तक इंक्वायरी चल रही है पहले सस्पेंड कर दिया जाता है। और जब लाइसेंस सस्पेंड होता है तो उस केस में, जैसे मान लो कि ये प्राइवेट वेयर हाउस है, एक एग्जांपल लेते हैं, इस प्राइवेट वेयर हाउस का लाइसेंस सस्पेंड हो गया और इस वेयर हाउस में आपका गुड्स रखा हुआ था, आपका गुड्स इस वेयर हाउस में रखा हुआ था और लाइसेंस सस्पेंड हो गया, बराबर। अब उसके बाद कोई नया गुड्स इस वेयर हाउस में नहीं रखा जाएगा, आपका जो रहेगा वो रखा हुआ रहेगा। अब प्रोसीडिंग चालू थी और यहाँ पर इसका लाइसेंस अब कैंसिल कर रहा है कौन? प्रिंसिपल कमिश्नर। अभी तो सस्पेंड किया था, अब कैंसिल कर रहा है कि प्रोसीडिंग चल रही थी कि भाई ये रिप्लाई क्या देता है, इन्होंने कुछ रिप्लाई दिया, फिर इन्होंने सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। अब यहाँ पर ऑफिसर जो है प्रिंसिपल कमिश्नर है वो लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। जब कैंसिल कर रहे हैं तो उसमें आपका गुड्स तो रखा हुआ है। अब आपके पास में 2 रास्ते हैं। पहला, ड्यूटी पे करके वेयर हाउस से गुड्स ले जाओ, वेयर हाउस से ड्यूटी पे करके गुड्स को ले जाओ, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है, ये किसी दूसरे वेयर हाउस में शिफ्ट कर दो, दूसरे वेयर हाउस में शिफ्ट कर दो गुड्स को। ओके, तो जरा आ जाओ इधर। लाइसेंस कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स लॉ और ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन ऑफ द लाइसेंसी बिफोर कैंसिलेशन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हियरिंग का एक मौका दिया जाएगा, मतलब शोकॉज नोटिस इश्यू होगा उस पर्टिकुलर टाइम में। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, जब ये इंक्वायरी चल रही है, during the pendency of the inquiry under this section operation of the warehouse may be suspended। सस्पेंड कर दिया जाएगा वेयरहाउस के ऑपरेशन को। ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड नो गुड शेल बी डिपॉजिटेड इन द वेयरहाउस। अब जब तक वो सारी प्रोसीडिंग्स चल रही है तब तक वेयरहाउस के लिए इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर कि भाई
वेयर हाउस जो है उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड कर दो तो उसमें कोई नया गुड्स वगैरह डिपॉजिट नहीं होगा। वेयर द लाइसेंस इज कैंसल्ड, और अगर इंक्वायरी के बाद लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए, द गुड्स वेयर हाउस जो वेयर हाउस में था बी रिमूव फ्रॉम सच वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस और बी क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, या एक्सपोर्ट कर दो या फिर क्या कर दो एक्सपोर्ट कर दो विद इन 7 days। द गुड्स शैल बी रिमूव विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर ऑफ सच कैंसिलेशन इज सर्व्ड ऑन द लाइसेंसी और विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज द प्रॉपर ऑफिसर में अलाउ। 7 दिन के अंदर अंदर गुड्स शिफ्ट हो जाना चाहिए दूसरे वेयर हाउस में, या आप ड्यूटी पे करके अपने गुड्स को ले जाओ या आप अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दो 7 दिन, या अगर डिपार्टमेंट कुछ एक्सटेंशन देता तो उस एक्सटेंडेड पीरियड में। ओके, नाउ टिल द टाइम द गुड्स आर डिपॉजिटेड इन वेयर हाउस वेदर इन केस ऑफ सस्पेंशन और रिमूवल दे विल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय द वेयर हाउसिंग प्रोविजन। अब गुड्स अगर मान लो वेयर हाउस सस्पेंड हो गया, फिर भी आपका जो माल रखा हुआ उस वेयर हाउस के अंदर, आप ये नहीं बोल सकते कि वेयर हाउस सस्पेंड हो गया तो हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई। नहीं, जो माल रखा हुआ आपका वेयर हाउस में उस पर सारे वेयर हाउसिंग की प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे एज इट इज, भली वेयर हाउस सस्पेंड हो गया। अगर आप गुड्स को रिमूव करके ले जा रहे हैं सस्पेंशन के बाद में, गुड्स को कैंसिलेशन के बाद में गुड्स को रिमूव करके ले जा रहे हैं, वेयर हाउस का लाइसेंस कैंसिल होने के बाद गुड्स को रिमूव करके ले जा रहे हैं, तब भी आपके ऊपर सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो वेयर हाउस के होते हैं। जैसे ड्यूटी पे करके फिर आप गुड्स को रिमूव करके ले जाएंगे, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन आपको फाइल करना पड़ेगा। ओके, फिर आप ड्यूटी पे करोगे, फिर गुड्स को रिमूव करोगे, फिर आपका बॉन्ड जो था वो कैंसिल होगा, वो सारे प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल होंगे। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग बॉन्ड। वेयर हाउसिंग बॉन्ड क्या होता है समझो। यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि मेरा गुड्स आया यहाँ पर कस्टम एरिया में पड़ा है, कस्टम एरिया में मैक्सिमम 30 days तक गुड्स रह सकता है, उसके बाद मुझे निकालना ही पड़ेगा। मेरे पास में 2 ऑप्शन है, मैं बकरी बिल ऑफ एंट्री विद बकरी फाइल करूँ, BAQRI, पी का ब्रोकर्स नोट, ए का अग्रीमेंट, क्यू का कोटेशन, आर का रिसर्च रिपोर्ट, आई का इनवॉइस, बराबर है। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है ये मैं फाइल करूंगा, फर्निश करूंगा। फर्निश करने के बाद में मैं इनको ड्यूटी पे करूंगा और गुड्स ले जाऊंगा। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करूंगा, ड्यूटी पे करूंगा, गुड्स को ले जाऊंगा अपनी फैक्ट्री में, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मुझे गुड्स फैक्ट्री में लेकर के नहीं जाना है, तो मुझे कहाँ लेकर के जाना है, बॉन्डेड वेयर हाउस में। अब बॉन्डेड वेयर हाउस में लेकर के जाना तो मैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री की, सॉरी मैं बिल ऑफ एंट्री कौन से, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल नहीं करूंगा, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस फाइल करूंगा, जो येलो कलर का जनरली होता है। बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस मैंने यहाँ पे फाइल कर दिया। ये डॉक्यूमेंट फाइल करने के बाद में मैंने इनको बोला कि भाई ये बकरी और ये बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस, मैं इस गुड्स को वेयर हाउस में ले जाना चाहता हूँ। अब इन ऑफिसर मुझे क्या बोलेंगे, गॉड साहब आप वेयर हाउस में ले जा रहे हो बट रास्ते में कहीं बेच दिया तो हम कैसे भरोसा करें, और हमको पता कैसे लगेगा कि वेयर हाउस में माल पहुंच गया है, हमको कैसे पता लगेगा। आप बिना ड्यूटी पे के यहाँ से ले गए तो हम कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ पकड़ेंगे आपको। तो अब यहाँ पर ऑफिसर क्या करवाएंगे, मुझसे बॉन्ड साइन करवाएंगे। बॉन्ड होगा थ्राइस ड्यूटी का, कि देखो गॉड साहब आपके गुड्स पे अभी ड्यूटी बनती है 1 लाख रुपया, हम बॉन्ड साइन करवा रहे हैं 3 लाख रुपए का। 3 लाख मतलब 3 लाख रुपए की ड्यूटी का बॉन्ड है, 3 लाख रुपए की ड्यूटी पे नहीं करनी है, 3 लाख रुपया देना नहीं मुझे, सिर्फ बॉन्ड है। बॉन्ड कि भाई 3 लाख रुपए की ड्यूटी का बॉन्ड बनाया है कि कल को अगर मैं गुड्स में कुछ चोरी कर लूँ, छिपा करके ले जाऊँ, इंडिया में लेकर के चला जाऊँ, वेयर हाउस में नहीं पहुँचाऊँ तो 3 गुना तक ड्यूटी वसूल कर सकते हैं। अदरवाइज जब मैं वेयर हाउस से माल निकालता हूँ ना, तो उस वक्त जो रेट होती है बराबर उस हिसाब से ही ड्यूटी लगती है। उस वक्त जब मैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करूंगा, उस दिन की जो रेट होगी उस दिन की रेट एप्लीकेबल होती है, उतनी ही ड्यूटी पे करनी पड़ती है। 3 गुना ड्यूटी नहीं देनी होती है, खाली बॉन्ड बनता है 3 गुना ड्यूटी का, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इन्होंने बॉन्ड को ज़्यादा ड्यूटी का बनाया। एक और कारण भी होता है, कई बार फ्यूचर में रेट बढ़ जाती है। आज रेट है 18%, फ्यूचर में हो गए मान लो 36%, वैसे होती नहीं, इतनी नहीं बढ़ती है, बट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 36%। तो मैं डिपार्टमेंट को बोल दूंगा नहीं मैं तो 18% ही दूंगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, बॉन्ड तो 18% का बना है। तो वो क्या बोलेंगे, भाई बॉन्ड 18% का नहीं है, बॉन्ड 3 गुना ड्यूटी का है, ना नहीं बोल सकता है। अभी रेट अगर इंक्रीज हो गई तो इंक्रीज रेट आपको देनी पड़ेगी, ड्यूटी उसी रेट से पे करनी पड़ेगी। तो इसके लिए 3 गुना ड्यूटी का बॉन्ड सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। अब 3 गुना ड्यूटी का इन्होंने बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर 3 गुना ड्यूटी का बॉन्ड बनने के बाद में ये उस बॉन्ड में ये भी लिखेंगे कि अगर मैं कुछ डिले करता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट की रेट 24%, 24% लिखी जाती है, कितने 24% सेफर साइड में। साथ में इसके अलावा वेयर हाउसिंग चार्जेस वगैरह जो होंगे वो भी मुझे देने होंगे। अब जैसे पब्लिक वेयर हाउस में ले जाऊँ तो वेयर हाउसिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं, प्राइवेट में हूँ तो प्राइवेट वेयर हाउस कीपर जो होगा उसको वेयर हाउसिंग चार्जेस में दूंगा। अगर कोई पेनल्टी वगैरह है तो उसका भी डिटेल इसमें लिखा जाएगा कि कोई पेनल्टी वगैरह लगेगी तो वो भी देनी पड़ेगी। ये सारी इंफॉर्मेशन इस बॉन्ड में लिखी जाती है और ये बॉन्ड कहलाता है कंसाइनमेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है, कंसाइनमेंट बॉन्ड। 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। कंसाइनमेंट बॉन्ड होता है जब पहली बार मैं गुड्स ला रहा हूँ या कभी कभार कोई गुड्स लाता हूँ, डिपार्टमेंट को मुझको पे ट्रस्ट कम होता है,
तो फिर कंसाइनमेंट बॉन्ड बनता है। एक होता है जनरल बॉन्ड। जनरल बॉन्ड क्या होता है कि जिसमें ये होता है कि भाई मैं रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता रहता हूँ, रेगुलर मेरा माल आता है, मैं इंपोर्ट करता हूँ, डिपार्टमेंट भी मुझे अच्छे से जानता है कि भाई इनका गुड्स रेगुलर आता है, तो उस वक्त एक जनरल बॉन्ड फाइल होता है। एक जनरल बॉन्ड फाइल करूँगा, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम के लिए होता है, वो स्पेसिफाइड पीरियड में कोई गुड्स इंपोर्ट करता हूँ मैं, उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए अगर गुड्स को रखा जाता है तो जनरल बॉन्ड फाइल किया जाता है, उसमें फिर कंसाइनमेंट बॉन्ड नहीं होता। जनरल बॉन्ड साइन करूंगा मैं और गुड्स को वेयर हाउस में रख दिया जाता है। ओके, तो आ जाओ जरा देखते हैं। पहला कंसाइनमेंट बॉन्ड। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटी डिटरमाइंड द इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए कंसाइनमेंट बॉन्ड फॉर थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑलरेडी असेस्ड, द पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 24% पर एनम एंड फाइन एंड पेनल्टी। अब इसका मतलब क्या है, ये इंटरेस्ट देगा नहीं, अभी 24% अग्रीमेंट के अंदर है बराबर, क्योंकि ड्यूटी में अब डिले भी तो हो सकता है, अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो ड्यूटी लगेगी ही नहीं। मैंडेटरीली पेनल्टी 100%, अगर पेनल्टी है तो 100% आपको देनी पड़ेगी। फिर वो कब लगेगी, जब कुछ गड़बड़ घोटाला करोगे, प्रोविजंस फॉलो नहीं करोगे। कंप्लाइंस ऑफ ऑल अप्रोप्रिएट प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू पे वेयर हाउसिंग चार्जेस, ये सब लिखा रहता है कंसाइनमेंट बॉन्ड में। जनरल बॉन्ड क्या होता है आपके, द असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स में परमिट एन इंपोर्टर टू एग्जीक्यूट ए जनरल बॉन्ड इन सच अमाउंट एज ही मे अप्रूव इन रेस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स to be imported by the importer within a specified period, particular period के अंदर इंपोर्ट होना चाहिए। The bond amount is determined by assistant या deputy commissioner of customs having regard to past import warehoused, मेरा पिछला कितना भी गुड्स इंपोर्ट किया गया उनको ध्यान में रखते हुए। ड्यूटी इन्वॉल्व इन सच कंसाइनमेंट, उस कंसाइनमेंट जो आ रहा है अभी, जिसको मैं अब वेयर हाउस में रखने वाला हूँ, उसमें कितनी ड्यूटी इन्वॉल्व होती है उसको ध्यान में रखते हुए। एंटिसिपेटेड इंपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इन्वॉल्व, उनको ध्यान में रखते हुए। तो कंसाइनमेंट बॉन्ड, एक जनरल बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड होते हैं बेटा ना। परमिशन फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस, गुड्स को वेयर हाउस में रखने के लिए मैं परमिशन लेता हूँ और गुड्स को वेयर हाउस में रखता हूँ। अब इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इनका एक प्रोसीजर होता है। क्या होगा, जैसे मैं समझा देता हूँ यहाँ पर नॉर्मली कि प्रैक्टिकली क्या होता है। प्रैक्टिकली मैं यहाँ से वेयर हाउस से माल ले जा रहा हूँ, ये वेयर हाउस है मुंबई, सॉरी वेयर हाउस नहीं, पोर्ट, ये मुंबई पोर्ट है, ये देखो मुंबई लिखा हुआ, ये पोर्ट है। वेयर हाउस है थाने, थाने मुंबई से थोड़ी सी दूरी पे एक डिस्ट्रिक्ट है, जगह महाराष्ट्र में थाने, यहाँ पे वेयर हाउस है। अब यहाँ पर जुरिस्डिक्शन ऑफिसर अलग होते हैं, यहाँ के जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर अलग है। अब मैं मुंबई पोर्ट से माल निकाल रहा हूँ और इनको मैं बॉन्ड साइन कर देता हूँ थ्राइस ड्यूटी का कंसाइनमेंट बॉन्ड, और मैं इनको बोलता हूँ कि जी मैं ये गुड्स कहाँ लेकर के जा रहा हूँ, वेयर हाउस में। अब वो गुड्स मैंने यहाँ से तो बिना ड्यूटी पे के रिमूव कर लिया, ये देखो ट्रक रवाना हो रहा माल लेकर के, बिना ड्यूटी पे करके रिमूव कर लिया मैंने। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, इस जगह पे सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या आएगी कि अगर रास्ते में बेच दिया तो, और ऑफिसर को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे वेयर हाउस में माल पहुँच गया। तो तरीका क्या होता है, इधर देखना, ऑफिसर मुझे 90 डेज का टाइम पीरियड देता है कि महेश गौड़ 90 डेज में तुम साबित कर दो कि माल वेयर हाउस में पहुँच गया। और ये साबित कैसे होगा, इधर देखना, मैं वहाँ से गुड्स रिमूव किया, ये ट्रक लेकर के आ रहा है इस वेयर हाउस में, ये देखो वेयर हाउस कीपर खड़ा है वेयर हाउस के बाहर, ये जो वेयर हाउस कीपर है इसकी कस्टडी में मैं माल दूंगा और एक एक्नॉलेजमेंट देगा ये मुझे, 3 एक्नॉलेजमेंट, 3 कॉपी होती है उस एक्नॉलेजमेंट की, जिसमें ये लिखा रहता है कितनी क्वांटिटी इसको मिली, क्या क्वालिटी है, गुड्स कहाँ से रवाना हुआ, कहाँ पे आया, कौन सी डेट को आया, वो सारी डिटेल उस जो है एक्नॉलेजमेंट में लिखी रहेगी। और उस पर ये साइन करेगा वेयर हाउस कीपर कि भाई ये माल मेरे पास पहुँच गया। उसकी एक कॉपी, अब अभी भी देखना, पहले उसकी कॉपी जो होता है कॉपी, उसकी कॉपी मैं लेकर के जाऊँगा कहाँ पर, इस जुरिस्डिक्शन के कस्टम ऑफिसर के पास में। ये देखो ये नीचे इसी जुरिस्डिक्शन के कस्टम ऑफिसर है, इनके पास में मैं लेकर के जाऊंगा। इनको मैं बोलूंगा कि भाई साहब मेरा कुछ गुड्स ऐसा है जिस पे बिना ड्यूटी पे के मैं आपके जुरिस्डिक्शन के वेयर हाउस में लेकर के आया, आप इस जुरिस्डिक्शन के कस्टम ऑफिसर हो, ये एक्नॉलेजमेंट पे साइन कर दीजिए। अब इस ऑफिसर को ये पता है कि इस वेयर हाउस में एक ऐसा माल रखा जिस पर अभी तक ड्यूटी पे नहीं हुई। अब ये ध्यान रखेगा कि महेश गौड़ जब भी यहाँ से माल निकाले ड्यूटी पे करे, तो ये क्या करेगा, उन पर साइन करेगा अपने उस एक्नॉलेजमेंट कॉपी पे, और एक कॉपी खुद रख लेगा, 2 कॉपी मुझे दे देगा। उनमें से एक कॉपी में यहाँ के कस्टम ऑफिसर, ये जो है ना मुंबई पोर्ट के कस्टम ऑफिसर, इनको दे दूंगा। तो ये देखो एक कॉपी जा रही है अब इनके पास, एक कॉपी इनके पास और एक कॉपी ये मेरे पास में, 3 कॉपी थी मेरे रिकॉर्ड के लिए। इनको ये जो कॉपी मिलेगी ना, ये 90 डेज के अंदर अंदर पहुँच जानी चाहिए। तो अब इनको क्या सबूत मिल गया कि महेश गौड़ का माल वेयर हाउस में पहुँच चुका है, और वहाँ के कस्टम ऑफिसर को भी पता है कि उस पर ड्यूटी पे नहीं की, क्योंकि दोनों के साइन है इस पर। ओके, ये एक तरीका होता है। तो ये प्रैक्टिकली होता है। जरा देखते हैं आपकी बुक में कितना, इसमें से पूरा नहीं है, इतना डिटेल में नहीं दिया इन्होंने। वंस द इंपोर्टर हैज फर्निश्ड द स्टिपुलेटेड बॉन्ड एंड सिक्योरिटी
he has complied with the provision of section 59 in respect of any goods. The proper officer may make an order permitting to deposit of the goods in warehouse. Such order may also be made electronically through the customs automated system on the basis of risk evaluation to appropriate selection criteria. Okay, चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वेयर हाउसिंग, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्शन 61 के बारे में आज हम बात करेंगे। पीरियड फॉर विच गुड्स में रिमेन इन ए वेयर हाउस, मतलब अगर कोई भी गुड्स को वेयर हाउस में आप लेकर के जाते हैं तो उस गुड्स को क्या वेयर हाउस में आप हमेशा के लिए रख सकते हैं बिना ड्यूटी पे किए। तो क्वेश्चन ये है कि लेकर के जाने वाला कौन है, इंपोर्टर कौन है, किसने गुड्स इंपोर्ट किया, उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि मैं इंपोर्टर हूं और मैं कौन हूं, 100% ईओयू हूं या ईएचटीपी एसटीपी ये हूं, तो मैं अगर गुड्स को वेयर हाउस में रखना चाहता हूं तो क्या, देखो मेरा काम क्या है, ईओयू ईएचटीपी एसटीपी इनका काम क्या होता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना है। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। प्लास्टिक, मैं प्लास्टिक लेकर के आया मान लो फॉरेन से, प्लास्टिक से मैं क्या करूंगा, टॉयज बनाऊंगा। तो ये प्लास्टिक में वेयर हाउस में कितने टाइम तक रख सकता हूं, तो याद रखना बेटा, वेयर हाउसिंग में मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं प्लास्टिक लेकर के आया हूं, अदर गुड्स की कैटेगरी में आएगा, टिल द कंजम्पशन और क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, जब तक वो प्लास्टिक यूज हो रहा है कोई ड्यूटी पे नहीं करनी वेयर हाउस में, चाहे उसको 1 साल 2 साल 3 साल तक यूज करूं। मान लीजिए कि मैं आज प्लास्टिक लेकर के आऊं, 3 साल तक वो प्लास्टिक वेयर हाउस में पड़ा है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउ है। उस प्लास्टिक से मैंने टॉयज बना दिए और टॉयज रिमूव कर रहा हूं, तो ड्यूटी लग सकती है अगर टॉयज डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में आ रहे हैं। एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो नहीं लगेगी, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में आ रहे हैं तो लग सकती है। तो कितने भी टाइम तक मैं रॉ मटेरियल को, इनपुट को कितने भी टाइम तक मैं वेयर हाउस में रख सकता हूं, अगर मैं ईओयू ईएचटीपी एसटीपी हूं। और अगर मैं कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं, उसके लिए भी उन्होंने बोला कितने भी टाइम तक वेयर हाउस में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, जब तक रखना चाहो रखो। क्योंकि भाई आप तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हो, आप तो गुड्स मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करोगे, हमारे लिए फायदा है, सरकार बोलती है हमारे लिए फॉरेन करेंसी आएगी, आप तो हमारे लिए प्रभु के जैसे दिखते हो। प्रभु के लिए हम इतना कुछ नहीं कर सकते, जितना रखना उतना कैपिटल गुड्स को। लेकिन हाँ प्रभु, याद रखना, कैपिटल गुड्स अगर इन फ्यूचर में 5 साल 4 साल 2 साल बाद कभी भी आपने रिमूव किया, अगर वेयर हाउस से रिमूव किया आपने डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में, तो ड्यूटी लगा देंगे प्रभु, तो ड्यूटी लग जाएगी। बाकी वेयर हाउस में बिना ड्यूटी पे के जितना रखना चाहो रख सकते हैं। तो इधर देखो, कैपिटल गुड्स टिल द क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, अदर गुड्स टिल द क्लियरेंस कंजम्पशन क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, गुड्स अदर देन वन अबव। अब इधर देखो, मैं अगर ईओयू ईएचटीपी एसटीपी नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल पर्सन, ये नॉर्मल इंपोर्टर, ये गुड्स इंपोर्ट करता है, बॉन्डेड वेयर हाउस में रखता है। बॉन्डेड वेयर हाउस में रखने के बाद में ये जो भाई साहब है, ये अपने माल को बॉन्डेड वेयर हाउस में कब तक रख सकते हैं, चाहे कैपिटल गुड्स हो चाहे इनपुट हो, मैक्सिमम 1 ईयर, टिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस। जिस दिन वेयर हाउस में कुछ डिपॉजिट करने की परमिशन मिली है, वहां से 1 साल के अंदर तक ये रख सकता है, 1 साल के बाद निकालना पड़ेगा। बट इसके साथ बड़ी नाइंसाफी है, बताऊं क्या, इंटरेस्ट लगेगा। इधर देखना, गवर्नमेंट इतनी शानी है। मेरा ही एग्जांपल ले लो, मान लो मैं इंपोर्टर हूं और मैंने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, मैं ईओयू नहीं हूं, देखो क्रॉस लगा हुआ है, मैं ईओयू नहीं हूं, मैं 100% ईओयू नहीं हूं, मैं ईएचटीपी भी नहीं हूं, मैं एसटीपी भी नहीं हूं, मैं उनके अलावा कोई और यूनिट। मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, मुझे बोला महेश गौड़ सर आपका टाइम पीरियड है 1 ईयर तक आप गुड्स यहाँ पे रख सकते हैं। मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो भाई 1 साल तक बिना ड्यूटी पे के गुड्स रखेंगे, वहाँ पर वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर वहीं से एक्सपोर्ट कर देंगे, इंडिया में लेकर के आएंगे तो ड्यूटी पे करेंगे। बट उन्होंने पता है मुझे क्या बोला, गौड़ साहब 90 डेज है ना, 90 डेज तब तक नो ड्यूटी, आपको कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, बिना ड्यूटी पे के गुड्स रखो, नो इंटरेस्ट। लेकिन 90 डेज के बाद गौड़ साहब आपको ड्यूटी लगेगी, बिल्कुल नहीं ड्यूटी लगेगी, बिल्कुल नहीं ड्यूटी नहीं लगेगी। सरकार बोली 1 साल तक हमने अलाउ किया, 1 साल तक हम ड्यूटी नहीं लेंगे। हाँ टाइम पीरियड कम भी करते हैं कई बार, ये अगर गुड्स का नेचर ऐसा है कि वो खराब हो जाएगा 1 साल में, तो 6 महीने 8 महीने की लाइफ है, तो इतना ही टाइम पीरियड के लिए अलाउ करता है डिपार्टमेंट। बट जनरली कितना कर देता है, 1 ईयर तक जनरली करता है। बट अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है,
ज़्यादा लॉन्ग 1 साल तक नहीं चलेगा तो टाइम पीरियड कम भी किया जा सकता है। ओके, तो गवर्नमेंट ने मुझे बोला ड्यूटी नहीं लगेगी, बट इंटरेस्ट है ना, व्हाट्स ऑफ इंटरेस्ट, वो 90 दिन के बाद चार्ज करना शुरू कर देंगे। इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 90 डेज के बाद। ओके, हाउ इधर interest on warehouse goods, capital goods and other goods for use in any 100% EOU, EHTP, STP, warehouse or manufacture or other operation are permitted under section 65. No interest is payable, कोई interest नहीं लगेगा, no interest is payable। goods other than one above, अगर मैं इस कैटेगरी में नहीं हूँ तो interest will be payable if goods remain in the warehouse beyond 90 days from the date on which the order permitting depositing the goods in warehouse under section 60 is made। मतलब जब 90 डेज कहाँ से काउंट करोगे, जिस दिन डिपॉजिट की परमिशन मिली थी वहां से 90 डेज तक हम ब्याज नहीं लेंगे, और उसके बाद हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। रेट होगी 15% पर एनम, कस्टम्स के अंदर होती है। अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल, जो ड्यूटी का अमाउंट, ड्यूटी पेबल एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसमें एमसीक्यू आएगा, क्या आएगा इधर देखना। आपके एग्जाम के अंदर ये बोल दिया जाएगा कि महेश गुड ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और 90 डेज के बियॉन्ड भी वो रख रहा है, और वो जो गुड्स है उस गुड्स पे ड्यूटी चार्ज नहीं होती, वो जो गुड्स है उस गुड्स पे ड्यूटी चार्ज नहीं होती, तो 90 डेज के बियॉन्ड उस पर इंटरेस्ट लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा ड्यूटी पे चार्ज होता है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एग्जम्प्ट है, मैं लेकर के आया, मैं इंपोर्ट करके लेके आया, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी वगैरह सब एग्जम्प्ट है, वो नहीं लगती है, तो याद रखना बेटा, जब उस पर ड्यूटी ही नहीं लगती तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, भले वो 90 डेज के बाद ही वेयर हाउस में क्यों ना पड़ा हो, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा किस पे चार्ज होता है? ड्यूटी पे चार्ज होता है। तो ड्यूटी पेबल एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स, पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, पहले 90 डेज में ब्याज नहीं लगेगा, 90 डेज के बाद का जो पीरियड है उसमें इंटरेस्ट लगेगा, टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन वेयर हाउस गुड्स। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इफ नो कस्टम ड्यूटी इज पेबल देन नो इंटरेस्ट, जब कस्टम ड्यूटी पेबल ही नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, याद रखना। ओके, गुड्स व्हिच आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द वेयर हाउस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड परमिटिंग द वेयर हाउसिंग और एक्सटेंडेड are deemed to be improperly removed in term of section 72, the rate of duty applicable in such case will be rate in force the date of deemed removal। इधर देखो बेटा ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनना बेटा, एग्जाम्पल से समझो। मान लो मुझे डिपार्टमेंट ने परमिशन दी, महेश गुड सर आप 1 ईयर के लिए गुड्स वेयर हाउस में रख दो। मैंने कहा ओके सर। मैंने डिपॉजिट की परमिशन मिली थी, वो थी 1 जनवरी, मान लो 1 जनवरी 21, 1 ईयर तक मैं रख सकता हूँ गुड्स को। ओके, फर्स्ट जनवरी 22 तक रखे जा सकते हैं गुड्स। ओके, अब इधर देखना, इसमें ये 90 डेज है, ये एक्सपायर कब होंगे? जनवरी के 30 दिन, क्योंकि 1 जनवरी को तो रखा आपने, उसके बाद से काउंट होंगे। जनवरी के 30 दिन, फेब के 28, मार्च के 31 और 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल को 90 डेज एक्सपायर होंगे, 1 अप्रैल 2020। ओके, ये जो टाइम पीरियड है बेटा, इसमें नो ड्यूटी, नो इंटरेस्ट। ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसके बाद का, नो ड्यूटी बट इंटरेस्ट लगेगा। अब इधर देखना, 1 जनवरी को मुझे रिमूव कर लेना था, बट मैंने रिमूव कब किया? फाइल एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, ये ग्रीन कलर का होता है, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, ये फाइल किया। कब फाइल किया मैंने? 10 जनवरी को। ड्यूटी पे की मैंने 12 जनवरी को। अब हमने रेट ऑफ ड्यूटी क्या पढ़ा बेटा, कि रेट कौन सी ली जाती है? तो हमने पढ़ा था जिस दिन वेयर हाउस से गुड्स रिमूव होता है और एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस फाइल करते हैं, क्या करते हैं? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस, उस दिन की रेट एप्लीकेबल होती है। अब इधर देखना बेटा, क्वेश्चन अगर आपको यूं दे दे
डेट एंड रेट ऑफ ड्यूटी, जो प्रोडक्ट में लेकर के आया हूँ उस पर रेट ऑफ ड्यूटी क्या क्या है। 1 जनवरी 21, 1 अप्रैल 21, 1 जैन 22, 10 जैन 22, 12 जैन 22। इतना फ्लक्चुएशन आता नहीं है, बट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 10%, 12%, 14%, 16%, 18%। यूँ फ्लक्चुएशन एक एक दो दिन में नहीं आता बेटा, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आप कौन सी रेट से ड्यूटी चार्ज करोगे? तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, सेक्शन 15 क्या कहता है कि भाई जिस दिन एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे वो वाली रेट लगेगी। अब वो तो 10 जनवरी को फाइल किया तो रेट क्या लगनी चाहिए 10 जनवरी। बट यहाँ पे ये प्रोविजन क्या बोलता है, नहीं, अगर गुड्स वेयर हाउस में रखा हुआ है और वेयर हाउस का टाइम पीरियड जब एक्सपायर हो रहा है, वेयर हाउस का टाइम पीरियड जब एक्सपायर हो रहा है, वेयर हाउसिंग टाइम पीरियड जब एक्सपायर हो रहा है, वो डेट के दिन कौन सी रेट थी, क्योंकि हम उसको डीम्ड रिमूवल मान लेंगे। तो यहाँ पर 1 जनवरी के दिन क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड रिमूवल, और इस दिन की रेट एप्लीकेबल होगी 1 जनवरी को क्या था 14%। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना, यहाँ पर वेयर हाउस के केस में अगर टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ तब तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग रेट ऑफ ड्यूटी लो गया बराबर, और वो क्या बोलता है कि एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया उस दिन की रेट। लेकिन मान लो वेयर हाउसिंग पीरियड एक्सपायर हो गया आपका, उसके बाद अगर एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर रहे हो तो उसकी रेट नहीं, जिस दिन एक्सपायर हुआ वो टाइम पीरियड उस दिन की रेट एप्लीकेबल होगी बेटा। ओके, अच्छा एग्जांपल है, एक्स एन इंपोर्टर अदर देन 100% यूयू एसटीपी यूनिट ईएचटीपी imported some goods and deposited them in the warehouse on 12th April, 12 अप्रैल को जमा कराया। These goods were re-exported without payment of duty on 15th August, 15 अगस्त को बिना ड्यूटी पे के री-एक्सपोर्ट कर दिया। With reference to the Customs Act 1962 to discuss whether any interest under section 61 of the Customs Act 1962 is payable by X, तो भाई 12th अप्रैल को आपने जमा कराया, रिमूव कब किया 15th अगस्त, तो अप्रैल की कितने दिन 18 डेज, मई 31, जून 30, जुलाई 31 एंड अगस्त 125 डेज बराबर है 125 डेज। तो 90 डेज के बाद का जो टाइम पीरियड है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 90 डेज के बाद का जो टाइम पीरियड है। ओके, आ जाओ जरा, क्योंकि आप अदर देन 100% यूयू एज पर सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, if goods belonging to the importer other than 100% यूयू एसटीपी यूनिट ईएचटीपी यूनिट remains in the warehouse beyond the period of 90 days from the date on which order under section 60 subsection 1 is made, interest is payable 15% on the amount of duty payable at the time of clearance of the goods for the period from the expiry of said 90 days till the date of payment of duty on warehouse goods, बराबर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि क्या ड्यूटी लग रही है, क्या क्वेश्चन क्या है, ड्यूटी लग रही है क्या। तो देखो 90 डेज के बाद इंटरेस्ट लगता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड का लगना चाहिए बेटा आपके 35 डेज का, बट इंटरेस्ट लगता किस पर है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्यूटी। अब ड्यूटी लग रही है क्या, जैसे कि मैंने आपको बोला जब ड्यूटी नहीं लगेगी तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यहां पे ये एक्सपोर्ट हुआ है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, तो नो ड्यूटी नो इंटरेस्ट। लगना चाहिए इंटरेस्ट, बट कब लगता है जब ड्यूटी लगती है, जब ड्यूटी नहीं लगी तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और अगर मान लो ड्यूटी लगती तो इंटरेस्ट 35 डेज का आपको देना होता 15% रेट से। इन प्रतिभा प्रोसेसर versus UI 1996, the apex court has held that when goods at the time of removal from warehouse are wholly exempted from payment of duty, then liability to pay interest cannot be settled on the non-existing duty. Liability to pay interest under section 61 subsection 2 of the Customs Act is solely dependent upon the exigibility or actual liability to pay duty, जो इसमें है ही नहीं, तो ड्यूटी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं।
नेक्स्ट, comment on validity of the following statement. Goods other than capital goods intends for use in any 100% export oriented undertaking can be warehoused only till the expiry of 5 years. No. अगर आप 100% यूयू जब तक आप रखना चाहो तब तक आप रख सकते हो, जिस दिन वो कैपिटल गुड्स क्लियर होगा उस दिन ड्यूटी लगेगी। कब? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्लियर होगा उस दिन ड्यूटी लगेगी, एक्सपोर्ट पे तो फिर भी नहीं लगती बेटा। Interest free period of 90 days under section 61(2) in respect of warehouse goods not intended for being used 100% EOU commence from the date on which an into bond bill of entry in respect of such goods is presented. No, ये भी invalid है आपके। ओके, 90 days के बाद में आपको ब्याज वगैरह लगेगा। चलो ये तो हो चुका 15% के रेट से। नेक्स्ट है ऑनर्स राइट टू डील विद वेयरहाउस गुड्स। ये क्या बोलना चाहता सेक्शन 64। मान लीजिए आप ऑनर्स गुड्स के मालिक हैं आप। अब हुआ क्या, आपका गुड्स ये वेयरहाउस, इस वेयरहाउस में आपका गुड्स रखा हुआ है, मैं यहाँ पे वेयरहाउस कीपर हूँ। आपके राइट क्या क्या है? तो सबसे पहली चीज, आप अपने गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आकर चेक कर सकते हो, बराबर है। अब देखो ये कब होता है, जब मान लो आपके गुड्स पे आपका कंट्रोल ना हो। आपका कंट्रोल कब नहीं होता? जब आपने बॉन्ड साइन कर दिया, डिपार्टमेंट की कस्टडी में, डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है गुड्स, बराबर है। और उस केस में आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को देखना कि मेरा माल सही है या नहीं है, 2 महीना हो गया, चेक तो करें कि ऐसा तो नहीं कि खराब हो रहा पड़े, तो आप अपने गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंश्योर दैट गुड्स डू नॉट डिटोरिएट और गेट डैमेज ड्यूरिंग स्टोरेज इन वेयरहाउस, शो द गुड्स फॉर द सेल। सैंपल वगैरह दिखा सकते हो। मान लो आपके पास कोई कस्टमर है, आप उस कस्टमर को लेके आते हो, देख मेरा माल बॉन्डेड वेयरहाउस में रखा हुआ है, तू चेक कर ले कैसा है, और खरीदना तो खरीद ले, तो आप आ सकते हो, उसको दिखा सकते हो। सैंपल लेकर के नहीं जा सकते, उसको ला करके दिखा दो यहाँ पर। ओके, सैंपल ले जाना तो परमिशन लेनी पड़ेगी, उस पर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, वो मगजमारी होगी फिर। मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग वेयरहाउस गुड्स, अगर वेयरहाउस में रखा हुआ आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, बराबर है, तो अब इसको यूं समझना बेटा। एक एग्जाम्पल, मैं प्लास्टिक लाया और मैं टॉयज बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? टॉयज बना रहा हूँ। तो इधर देखना, प्लास्टिक इंपोर्ट किया, विदाउट ड्यूटी, डिपॉजिट इन वेयरहाउस, वेयरहाउस में रख दिया बिना ड्यूटी पे किया मैंने प्लास्टिक को। वेयरहाउस में मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करके मैंने टॉयज बना दिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, टॉयज इंडिया में सेल कर रहा हूँ डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, बराबर ऑन एक्सपोर्ट। बट अगर मैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में टॉयज रिमूव कर रहा हूँ डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, तो ड्यूटी चार्ज होगी, ड्यूटी ऑन। अब क्वेश्चन ये है किस पे चार्ज होगी, प्लास्टिक पे या टॉयज पे? भाई मैं इंपोर्ट तो प्लास्टिक करके लेके आया और प्लास्टिक को बिना ड्यूटी पे के मैं वेयरहाउस में लेकर के गया। अब उस प्लास्टिक से मैंने टॉयज बना दिए और अब टॉयज में जो है वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेच रहा हूँ, बराबर है। तो क्वेश्चन ये है कि जो ड्यूटी अब लगेगी, जो कस्टम ड्यूटी माफ है, वो ड्यूटी अब लगेगी किस पे लगेगी? टॉयज पे लगेगी या प्लास्टिक पे लगेगी, रॉ मटेरियल पे? तो बेटा यहाँ पे बोला गया टॉयज पे लगेगी, क्योंकि वेयरहाउस से जब गुड्स निकलता है उस टाइम ड्यूटी चार्ज होती है। और बॉन्डेड वेयरहाउस एक तरह से ये मान लो इंडिया का पार्ट ही नहीं है। सिंपल मैं बोलूँ, ये समझ लो इंडिया का पार्ट नहीं है। इसलिए पोर्ट से जो बॉन्डेड वेयरहाउस में माल जाता है तो ड्यूटी नहीं लगती है, क्यों? आउटसाइड इंडिया ही जा रहा है। और वहाँ से फिर किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हो तब भी ड्यूटी नहीं लगती, आउटसाइड इंडिया से आउटसाइड इंडिया चला गया। बट इंडिया में लेके आते हो तो ड्यूटी चार्ज होती है। तो बॉन्डेड वेयरहाउस होता तो इंडिया में ही है, इंडिया का पार्ट होता, बट उसके प्रोविजन ऐसे बनाए गए जैसे कि वो इंडिया का पार्ट ही नहीं है। इसलिए तो वेयरहाउस में जब बॉन्डेड वेयरहाउस में माल ले जाते हो तो ड्यूटी नहीं लगती है, बराबर है। और फिर वहाँ से रिमूव करके इंडिया में लाते हो तो ड्यूटी लगती है, कि एक तरह से आउटसाइड इंडिया से इंडिया में जैसे आया हो माल वैसा। तो यहाँ पर है ना ड्यूटी किस पे लगेगी? बोले टॉयज पर। ड्यूटी टॉयज पे लगेगी, प्लास्टिक पे नहीं। जो नया माल बन करके डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आएगा तो यूं माना जाएगा कि आपने टॉयज ही इंपोर्ट किए। क्या माना जाएगा? आपने टॉयज इंपोर्ट किए। तो टॉयज इंपोर्ट किए ऐसा मान करके आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो इधर आओ,
If finished product are exported out of India, no duty is chargeable. Import duty on the goods contained in such exported goods will remitted. तो फिनिश प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो तो ड्यूटी नहीं लगेगी. इफ फिनिश प्रोडक्ट आर होली क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, इंडिया में बेचते हो टॉयज, ड्यूटी विल बी चार्जेबल एज इफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मतलब टॉयज हैव बीन इंपोर्टेड, ये मान करके कि आपने टॉयज ही इंपोर्ट किया. पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज एक्सपोर्टेड एंड अदर पार्ट्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन. कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ इंडिया में बेच रहे हो, तो जो इंडिया में बेच रहे हो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में ला रहे हो उस पर ड्यूटी लगेगी, जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी. ओके ना बेटा, ये एग्जांपल लेते हैं, पर इससे पहले एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ. इधर देखो, मान लीजिए मैंने प्लास्टिक इंपोर्ट किया 100 किलोग्राम्स. उससे मैंने टॉयज बनाए, वेयरहाउस में टॉयज बनाए, और ये जो टॉयज बने इनका वजन है 80 किलोग्राम्स. कितना? 80 किलोग्राम्स. इसका मतलब ये जो टॉयज है इनका वजन 80 किलोग्राम से, तो वेस्टेज कितना हो गया? 20 किलोग्राम्स. ये जो वेस्टेज है उसका क्या होगा, क्वेश्चन ही है. ये 80 किलोग्राम्स में कितने टॉयज बने? नंबर ऑफ टॉयज मान लेते हैं हम 80 टॉयज बनाए हमने. अब इधर केस को समझना. अगर ये 80 टॉयज में एक्सपोर्ट करता हूं, क्या करता हूं? एक्सपोर्ट करता हूं, तो इस वेस्टेज का क्या होगा? तो इधर देखना, वेस्टेज को मैं एक्सपोर्ट कर दूं तो नो ड्यूटी. बट कब? जब मैं टॉयज एक्सपोर्ट करता हूं तो ही. वेस्टेज को मैं एक्सपोर्ट कर दूं, नो ड्यूटी. वेस्टेज को मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, नो ड्यूटी. वेस्टेज को मैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेच दूं तो ड्यूटी लगेगा इसमें, तो ड्यूटी लगेगा. अगर मान लीजिए मैं ये 80 टॉयज बनते हैं, 80 टॉयज में से अगर मैं 40 टॉयज एक्सपोर्ट करता हूं एंड 40 टॉयज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेचता हूं, तो जो टॉयज में एक्सपोर्ट कर रहा हूं इस पर तो नो ड्यूटी. जो टॉयज में डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में ला रहा हूं उस पर ड्यूटी लगेगी, टॉयज पे लगेगी, प्लास्टिक पे नहीं, टॉयज पे लगेगी. ओके, ड्यूटी ऑन टॉयज नॉट प्लास्टिक. अब क्वेश्चन है कि जो वेस्टेज है 20 किलोग्राम्स उसका क्या होगा? अब इधर देखना, वेस्टेज का प्रोपोर्शनेट निकाला जाएगा. 20 किलोग्राम्स वेस्टेज था 80 टॉयज के लिए, इनमें से कितने टॉयज एक्सपोर्ट किए? 40 टॉयज एक्सपोर्ट किए. तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड वेस्टेज कितना है? 10 किलोग्राम्स. जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड टॉयज है, सॉरी वेस्टेज है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड वेस्टेज, इसको अगर एक्सपोर्ट करोगे नो ड्यूटी. इसको अगर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेचोगे तो ड्यूटी लगेगा. इसको अगर डिस्ट्रॉय करोगे नो ड्यूटी. लेकिन याद रखना, जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में टॉयज गए हैं 10 किलोग्राम से भी तो रिलेटेड है वेस्टेज, उस पर ड्यूटी लगेगी, उस पर ड्यूटी लगेगी. एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं. इधर आ जाओ, ये वाला एग्जांपल लेते हैं. लेट अस नो टेक एन एग्जांपल वेयर द फाइनल प्रोडक्ट आर बोथ एक्सपोर्टेड एंड क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन. द क्वेश्चन ऑफ अप्रोप्रिएटिंग द वेस्ट विल हैव टू बी डिसाइडेड फर्स्ट. द इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इज रबर. मैंने रबर इंपोर्ट किया. एंड द एंड प्रोडक्ट इज मोटर व्हीकल टायर. और लास्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? टायर बनता है, जो मैं वेयरहाउस में बना रहा हूं. The additional material used are one beading wire, tire cord, wrap sheet, chemicals and mineral oils. ये कुछ additional material भी यूज होते हैं. बट इंपोर्ट क्या कर रहा हूँ? रबर इंपोर्ट करता हूँ मैं. ओके, टोटल क्वांटिटी ऑफ रबर इशूड 1500 किलोग्राम रबर लाया. तो ये देखो, ये रबर है ना, रबर ये लेकर के आया मैं 1500 किलोग्राम ये रबर लेकर के आया हूँ. बीड वायर 10 किलोग्राम, ये बीड वायर मैं 10 किलोग्राम लेकर के आया हूँ. टायर कोड व्रैप शीट ये है, ये 180 किलोग्राम है. देखो वजन भी लिखा हुआ है, कौन कितना 1500 किलोग्राम रबर के वहां पर, 10 किलोग्राम जो है आपके किसके? बीड वायर के वहां पर. और टायर
टायर कोड के वहां पे कितना 180 किलोग्राम्स। केमिकल जो यूज हो रहा है वो है 4 किलोग्राम्स, ये केमिकल यूज हो रहा है। मिनरल ऑयल जो यूज हो रहा है वो है 60 किलोग्राम्स। इन सब का टोटल कितना हो गया 1710 किलोग्राम्स में मटेरियल टोटल यूज कर। कितने टायर बनाए मैंने 100 टायर बनाए। इनमें से एक टायर का वजन कितना है 60.5 किलोग्राम्स। अब देखो ये टायर बन गया, इस टायर का वजन देखो कितना 16.5 किलोग्राम्स, कितना 16.5 किलोग्राम्स। तो इसका मतलब 16.5 एक टायर का है, तो 100 टायर का वजन कितना हो जाएगा 1650। जबकि रॉ मटेरियल कितना यूज किया था 1710। वेस्टेज कितना हो गया 60 किलोग्राम्स। वेस्टेज कितना हो गया 60 किलोग्राम्स। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ टायर्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन 25 पीसेस। टोटल नंबर ऑफ टायर्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन के लिए टोटल कितने टायर क्लियर हुए। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ टायर्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन 25 पीसेस। तो इधर देखना 100 में से 25 आप डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में बेच रहे हो, 75 आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। ओके, आ जाओ, अब आगे आ जाओ, आगे का क्वेश्चन यहाँ पे। वेस्टेज है 60 किलोग्राम्स, कितने टायर का 100 टायर्स का, जिसमें से एक्सपोर्ट कितने हो रहे हैं 75 टायर्स, कितना आ जाएगा 45 किलोग्राम्स। ये जो वेस्टेज है 45 किलोग्राम्स, इसको अगर आपने एक्सपोर्ट किया नो ड्यूटी, डिस्ट्रॉय किया डिस्पोज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया नो ड्यूटी। अगर डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में बेचा तो ड्यूटी लगती है। तो डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में तो बेचा नहीं, तो ये दो अवेलेबिलिटी रहेगी। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में बेच दिया तो फिर इस पे ड्यूटी लगेगी बेटा। अगर ये 45 किलोग्राम वेस्टेज डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में बेच दिया तो ड्यूटी लग जाएगी। अब आ जाओ 60 किलोग्राम वेस्टेज में से जो डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में टायर बेचे उनसे रिलेटेड वेस्टेज कितना है 100 टायर्स मल्टीप्लाई बाय 25 टायर्स, कितना आ जाएगा 15 केजी। इस पे ड्यूटी लगेगी ही लगेगी, इस पे ड्यूटी चार्ज होगी। आ जाओ बेटा, वेस्टेज रिलेटेबल टू टायर एक्सपोर्टेड 60 kg 45 kg, import rubber content in the wastage relatable to the exported tires। अब कितना कंटेंट है इधर देखो, इंपोर्टेड रबर, इसमें रबर कितना है, क्योंकि देखो ड्यूटी किस पे लगती है रबर पे लगती है। ड्यूटी किस पे लगेगी बेटा रबर पे, क्योंकि रबर ही आपने इंपोर्ट किया, बाकी का सब प्रोडक्ट तो आपने इंडिया से लिया था, बाकी सब तो इंडिया से खरीदा था आपने, केमिकल वगैरह तो इंपोर्ट किया क्या रबर। अब उसके लिए क्या बोलता है इधर देखो, रबर इंपोर्ट किया आपने 1500 kg, टोटल वजन था 1710 kg का। टोटल वजन कितना आया था 1710, जिसमें से 1500 रबर का था। तो रबर का परसेंटेज निकालो, कितना परसेंट है रबर का, निकालो बेटा 1500 डिवाइडेड बाय 1710 मतलब 87.72%। इतना कंटेंट जो है रबर का होता है बराबर है। अब 45 टायर आपने इंपोर्ट किए, तो 45 टायर में रबर का कितना कंटेंट होगा बराबर 45 टायर नहीं सॉरी 45 kg वेस्टेज है। तो 45 kg जो वेस्टेज हुआ है वो तो बेटा रबर का भी है, केमिकल का भी है, ऑयल का भी है, सबका वेस्टेज है वो। तो जितना भी वायर रैपिंग वायर वगैरह शीट यूज की उन सबका वेस्टेज है, उसमें से रबर का कितना है, तो रबर का निकाल दो 45 kg मल्टीप्लाई करके, तो कितना आएगा 39.5 kg। Okay, import duty leviable on the import rubber content in waste can be remitted of 45 kg of the waste are destroyed. Okay, now weight of waste relatable to tire cleared for home consumption, जो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किया उसमें कितना रबर है, तो इधर देखो रबर 1500 किलोग्राम आपने इंपोर्ट किया, टोटल वजन था 1710 किलोग्राम, 15 किलोग्राम वेस्टेज में रबर का कंटेंट कितना होगा, तो आएगा 13.2 kg।
तो ये क्या बोल रहा है, इंपोर्ट रबर कंटेंट इन वेस्ट 13.2 kg, इंपोर्ट ड्यूटी इज कंपल्सरीली लेविड ऑन दिस क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट रबर। इस पे ड्यूटी चार्ज होगी, इस पे ड्यूटी चार्ज होगी 13.2 पर। तो जो ड्यूटी चार्ज होगी वो हमेशा याद रखना, ये जो मैंने बोला ना बेटा, एक्सपोर्ट करोगे तो ड्यूटी नहीं लगेगी, डिस्ट्रॉय करोगे तो ड्यूटी नहीं लगेगी, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में बेचा तो ड्यूटी लगेगी, बट लगेगी किस पर, लगेगी किस पर, जो क्वांटिटी आपने इंपोर्ट की। तो वेस्टेज के अंदर इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है, खाली उस पर। ओके, क्योंकि बाकी का तो इंडिया का प्रोडक्ट था। ये 15 किलोग्राम पे ड्यूटी लगेगी, 15 किलोग्राम बराबर, बट ड्यूटी लगेगी कितने पे भाई, 15 किलोग्राम जो वेस्टेज है उस पर ड्यूटी लगेगी, बट पूरे 15 किलो पे नहीं। 15 किलो में 13.2 किलोग्राम रबर का है खाली, और बाकी का किसका कंटेंट है, अदर प्रोडक्ट। कितना आ जाएगा 1.8 किलोग्राम अदर प्रोडक्ट है, इस पे ड्यूटी नहीं लगेगी। ये तो इंडिया का ही प्रोडक्ट है, ये इंपोर्ट थोड़ी किया, इंपोर्ट क्या खाली रबर किया। तो जो प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया वो वेस्टेज में कितना है, और वो वेस्टेज अगर वो जो वेस्टेज है वो किसका है, जो डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में माल बेचा उसका वेस्टेज है तो ड्यूटी लगेगी, और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका वेस्टेज है तो ड्यूटी तभी लगेगी अगर उस वेस्टेज को डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में लेकर के आते हो। लेकिन अगर उस वेस्टेज को अगर आप एक्सपोर्ट कर देते हो तो ड्यूटी चार्ज नहीं होगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो तो ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। ओके, तो इधर देखना 45 kg अगर डिस्ट्रॉय हो जाता तो इसके साथ जो रबर का कंटेंट होता है इंपोर्ट क्या हुआ वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता। 45 kg अगर एक्सपोर्ट कर देते तो जो रबर का कंटेंट है वो भी एक्सपोर्ट हो जाता, तो दोनों ही केस में ड्यूटी नहीं लगती। लेकिन 45 kg अगर डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में बेचते तो जो रबर का कंटेंट है 39 पॉइंट समथिंग अपन ने निकाला था, देखो 39.5, तो ये जो 39.5 kg है इस पर ड्यूटी लग जाती। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं इधर, power to exempt imported material used in manufacturing of goods in warehouse. Any imported material are used in accordance with the provision of the section 65 for the manufacture of any goods. मैं प्लास्टिक लाया और प्लास्टिक पे मान लो ड्यूटी लगती है 18% के रेट से। ओके, the rate of duty leviable on the imported exceed the rate of duty leviable on such goods to central government. अब देखो टॉयज में बना रहा हूँ, टॉयज पे रेट लगती है 12%। अब गवर्नमेंट ड्यूटी तो टॉयज पे लगाएगी बट रेट बोली 18% लेंगे हम, क्योंकि प्लास्टिक पे तो 18% लग रही थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये जो 6% है ये माफ करके जो टॉयज वाली रेट है वही टॉयज पे लगा देगी, ना कि प्लास्टिक वाली, बराबर है। नहीं तो होता क्या कि ड्यूटी तो टॉयज पे लगती है, रेट कौन से लगा देते, प्लास्टिक की लगा सकते हैं, क्योंकि आपने इंपोर्ट तो एक्चुअल में प्लास्टिक किया था। तो बोला कि नहीं, गवर्नमेंट चाहे तो ये जो गैप आ रहा है ये 6% ये एग्जम्प्ट कर देगी, 12% पे ही ड्यूटी चार्ज करेगी। तो देखो रेट ऑफ ड्यूटी लेविएबल ऑन इंपोर्टेड एक्सीड द रेट ऑफ ड्यूटी लेविएबल ऑन सच गुड्स, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ सेटिस्फाइड that in interest of the establishment or development of any domestic industry it is necessary so to do may by notification the official gazette exempt the import material from the whole or part of the excess rate of duty। जो excess rate है उसको पूरी को माफ कर देंगे, थोड़ा बहुत पार्ट उसका माफ कर दिया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ वेयरहाउस गुड्स फ्रॉम वन वेयरहाउस टू अनदर वेयरहाउस, मान लीजिए कि एक वेयरहाउस का लाइसेंस कैंसिल हो गया तो आप दूसरे वेयरहाउस में शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में अगर गुड्स शिफ्ट करते हैं, बराबर है, तो कर सकते हैं, और वो जो आपने बॉन्ड साइन किया था वो वैलिड रहेगा, वो वैलिड रहेगा। द ओनर ऑफ एनी वेयरहाउस गुड्स में रिमूव देम फ्रॉम वन वेयरहाउस टू अनदर वेयरहाउस विदाउट विद द परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, खाली परमिशन लेनी पड़ेगी प्रॉपर ऑफिसर। इधर देखना बेटा, रिमूवल के 3 सेक्शन होते हैं यहाँ पर वेयरहाउस से गुड्स को रिमूव करने के। सेक्शन 67, 68, 69। 67 बोलता है एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में ले जाओ, तो रिमूव कर लो, पुराना बॉन्ड कंटिन्यू कर रहेगा आपका, कोई चेंज नहीं होगी, खाली परमिशन ले लो, डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दो कि भाई आप दूसरे वेयरहाउस में शिफ्ट करना चाहते हैं। कई रीजन हो सकते हैं, पहले वेयरहाउस का लाइसेंस कैंसिल हो गया, या पहले वेयरहाउस की फैसिलिटी आपको पसंद नहीं आई हो। 68 बोलता है वेयरहाउस से होम कंजम्पशन के लिए रिमूव कर दो, तो होम कंजम्पशन के लिए रिमूव करेंगे तो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट अगर लग रहा है तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि 90 डेज के बाद इंटरेस्ट चार्ज होता है वो पे करना पड़ेगा। अगर कोई पेनल्टी अगर किसी रीजन से लग रही है, पेनल्टी वगैरह भी आप पे कर दो, गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए ले जाओ। इसके लिए आपको एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री
फॉर होम कंजम्पशन फाइल करना पड़ेगा, बराबर है। फिर ऑफिसर क्या करेगा, ऑर्डर बना देगा, जब आप ड्यूटी पे कर दोगे क्लियरेंस का ऑर्डर बना देगा कि मैं परमिशन देता हूँ कि वेयर हाउस से गुड्स डोमेस्टिक टेरिफ एरिया के लिए ले जाया जा सके। फिर वो परमिशन ले जाकर के आप वेयर हाउस कीपर को देते हो और वेयर हाउस कीपर आपका गुड्स आपको दे देता है। सेक्शन 69 बोलता है वेयर हाउस से गुड्स डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह चार्ज नहीं होती है। तो तीनों सेक्शन रिमूवल के हैं, वेयर हाउस से वेयर हाउस, वेयर हाउस से होम कंजम्पशन। फाइल एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, पहला ड्यूटी लेविएबल जो भी ड्यूटी है on such goods, all penalties, rent, interest, other charges payable in respect of such goods have been paid, वो पे कर दो। The proper officer has made an order for clearance of such goods for home consumption, relinquishment of title, the owner of any warehouse goods may relinquish his title। या एक काम और हो सकता है, इधर देखो ये क्या बोलना चाहता है, मान लो मेरा गुड्स वेयर हाउस में रखा है और मैं उसको डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में नहीं लाना चाहता, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने गुड्स का ऑर्डर तो कर दिया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपने मुझे बोला सर प्रोडक्ट एक्स इंपोर्ट करो, ये प्रोडक्ट एक्स मैंने इंपोर्ट किया, ये इंडिया में कोई खरीदता नहीं है और इसकी लाइफ भी कम है, ज़्यादा नहीं है, साल भर से ज़्यादा नहीं टिकता है। अब आपने बाद में ऑर्डर कैंसिल कर दिया कि मैं नहीं खरीदूंगा। अब ये गुड्स मैंने वेयर हाउस में रख दिया, अब मुझे टेंशन क्या है, इसको मैं डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में लेकर के आऊँगा तो मेरे तो किसी काम का नहीं है और यहाँ पे शायद बिके ना बिके, तो खाली पीली ड्यूटी भी लगेगी, खरीदने का पैसा तो लग ही गया मेरी पॉकेट से, बट ड्यूटी भी तो लग जाएगी। मैंने दिमाग लगाया, मैंने ये गुड्स कमिश्नर के फेवर में ट्रांसफर कर दिया, वेयर हाउस में रखा हुआ कमिश्नर के फेवर में ट्रांसफर कर दिया कि मैं ये गुड्स कमिश्नर के फेवर में ट्रांसफर करता हूँ, मैं इसको इंडिया नहीं लाना चाहता, मैं डोमेस्टिक एरिया में नहीं ले जाना चाहता। तो जब कमिश्नर के फेवर में ट्रांसफर करूंगा तो इस पर लगने वाली ड्यूटी माफ हो जाएगी, बट इस पर अगर पेनल्टी लग रही है, इंटरेस्ट लग रहा है, वेयर हाउसिंग चार्जेस, वो सब मुझे पे करने पड़ेंगे, वो माफ नहीं होंगे, खाली ड्यूटी माफ हो जाएगी। ओके, द प्रॉपर ऑफिसर हैज मेड एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, relinquishment of title, the owner of any warehouse goods may relinquish his title to such warehouse goods only at any time before the order of clearance of goods for home consumption has been made। ऑफिसर होम क्लियरेंस का ऑर्डर निकाले उससे पहले ही मैं ट्रांसफर कर दूं। एक बार ऑफिसर बोल देगा कि ठीक है आप ले जाओ डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में, उसके बाद मैं उनके फेवर में ट्रांसफर नहीं कर सकता। अपॉन पेमेंट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस एंड पेनल्टीज इफ एनी इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स ऑन सच relinquishment he shall not be liable to pay the duty thereon। बाकी सब जो रेंट, वेयर हाउसिंग चार्जेस वगैरह लगेंगे वो पे करो, खाली ड्यूटी नहीं लगेगी। ओके, नो relinquishment in case of offense। अगर कोई भी गुड्स ऐसा है वेयर हाउस में जो ऑफेंडेड गुड्स है, जिसपे ऑफेंस कमिट किया गया, वो कमिश्नर के फेवर में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ओके, डिपार्टमेंट के फेवर में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्लियरेंस ऑफ वेयर हाउस गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को वेयर हाउस से, शिपिंग बिल फाइल कर दो, अगर बाय वेसल्स जा रहा है, बराबर है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल कर दो, बराबर, बाय रोड वगैरह जा रहा है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और लेबल और डिक्लेरेशन accompanying the goods as referred under section 82 has been presented respect of such goods। एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर उस पर लग रही है तो आपको पे करनी पड़ेगी ऑन सच एक्सपोर्टेड गुड्स, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं। मान लो मैंने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, उस पर ड्यूटी पे नहीं करूंगा, वेयर हाउस में गुड्स रखा, वहाँ पे मैंने टॉयज बनाए, टॉयज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो जो प्लास्टिक पे ड्यूटी पे की थी ना वो तो माफ रहेगी, उस पर नहीं लगेगी। बट टॉयज पर अगर मान लो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज करती है कि टॉयज अगर इंडिया में भी बनता कोई, वो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो फिर उस केस में टॉयज पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है वो लग जाएगी, सिर्फ एक्सपोर्ट ड्यूटी। वापस बोल रहा हूँ, प्लास्टिक पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है वो तो माफ ही रहेगी, प्लास्टिक पे नहीं, टॉयज पे अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती, और ऐसा कोई प्रोविजन है कि टॉयज, कोई भी टॉयज इंडिया में बनेगा, एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, उस केस में उन टॉयज को अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी बेटा। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लेविएबल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सच गुड्स एंड ऑल अदर ड्यूज सच एज पेनल्टीज, वेयर हाउसिंग चार्जेस वगैरह वगैरह, वो सब आपको लगेगा। द प्रॉपर ऑफिसर हैज मेड एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स एक्सपोर्टेशन। In case Government of India is of the opinion that goods of any specified descriptions are likely to be smuggled back to India, it may by notification in official gazette direct that such goods shall not be exported to any place outside India without payment of duty। गवर्नमेंट को अगर ये लग जाता है कि कोई प्रोडक्ट आप घुमा करके वापस ले आओगे, नेपाल बेच करके दूसरे रास्ते से ले आओगे, भूटान बेच करके ले आओगे, बांग्लादेश एक्सपोर्ट करके फिर ले आओगे ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए, तो उस केस में गवर्नमेंट पहले ही बोल देगी आपको
कि वो गुड्स अगर आप एक्सपोर्ट करोगे आउटसाइड इंडिया तो वो आप नहीं कर सकते जब तक आप ड्यूटी का पेमेंट नहीं करते थे। ओके, या कुछ रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन लगा दी जाएगी कि इतने टाइम में ये माल वापस नहीं आना चाहिए, बराबर है, या ये गुड्स उस पर्टिकुलर कंट्री को आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, किसी और कंट्री को करोगे, कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। ड्यूटी इन केस ऑफ वॉलेटाइल गुड्स, मान लो वेयरहाउस में पड़ा है कोई गुड्स और धीरे धीरे वो नेचुरल लॉस होता है, नेचुरल लॉस हो जाता है, कई बार लॉस हो जाता है। अब मान लो मैं कुछ केमिकल्स लेके आया हूँ, कुछ लिक्विड लेके आया हूँ, कोई गैस लेकर के आया हूँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है उस टाइप का कोई प्रोडक्ट लेकर के आया हूँ जो इवोपरेट होता है थोड़ा 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 थोड़ा, तो 1000 किलोग्राम्स लेके आया हूँ। अब जब मैं उसको रिमूव करा तो 900 किलोग्राम्स ही है, तो 100 किलोग्राम जो इवोपरेट हो गया उसका क्या होगा? The assistant commissioner, deputy commissioner, customs is empowered to remit the import duty on leviable on such shortage deficiencies if following conditions are satisfied. The goods are found deficient in quantity at the time of removal from the bonded warehouse. This shortage deficiencies on account of natural loss, evaporation वगैरह. Such goods are notified by the central government. तो ड्यूटी नहीं लगेगी उस 100 किलोग्राम्स पे, उस पर ड्यूटी माफ हो जाएगी। Removal of goods from warehouse, provided that warehouse goods are not to be removed except for home consumption or exportation or another warehouse as otherwise provided by the act. अभी हमने पढ़ा ना सेक्शन 67, 68, 69, वेयरहाउस से वेयरहाउस में ले जा सकते हो गुड्स को, वेयरहाउस से होम कंजम्पशन के लिए ले जा सकते हो, या वेयरहाउस से एक्सपोर्ट कर सकते हो। इनके अलावा आप कुछ भी नहीं करोगे, वेयरहाउस से रिमूव नहीं करोगे तो इलीगल माना जाएगा, आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉल्ट, अगर आप कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं करते हो या ये इन 3 केस के अलावा और किसी केस में रिमूव करने की कोशिश करते हो, जैसे चोरी छिपे बेच रहे हो किसी को, इसके लिए रिमूव कर रहे हो, बिना ड्यूटी पे के रिमूव कर रहे हो, वो केसेस, तब उस केस में क्या हो सकता है? तो गुड्स आर रिमूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन, सैंपल आर ड्रॉन विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, बिना ड्यूटी पे के सैंपल ले जा रहे हो, बिना परमिशन और बिना ड्यूटी पे के सैंपल निकाल रहे हो गुड्स का, कि कस्टमर को दिखाना तो कस्टमर को वेयरहाउस में लेकर के आओ, उनको दिखाओ देखो ये सैंपल पड़ा है, रिमूव करके नहीं लेकर के जाओगे। Those goods which are not removed within prescribed time limit, अब जैसे 1 ईयर के लिए वैलिडिटी होती है कि मैं वेयरहाउस में रख सकता हूँ बिना ड्यूटी पे के, 1 ईयर एक्सपायर हो गया बट मैं गुड्स को रिमूव नहीं कर रहा हूँ, The custom officer is entitled to demand payment of duty, interest, warehousing charges, penalty, ये सब ले सकता है। और if the goods are available, he may detain and dispose of such quantity, वो मेरे गुड्स को अपने कब्जे में लेकर के उतनी क्वांटिटी डिस्पोज कर देगा कि उनका टैक्स, उस पर लगने वाली पेनल्टी, इंटरेस्ट, ड्यूटी वो सब वसूल हो जाए, उनकी ड्यूटी, इंटरेस्ट वो सब वसूल हो जाए। तो मान लो मैं 1000 किलोग्राम्स लेकर के आया हूँ, उनको लगता है 200 किलोग्राम्स अगर वो ऑक्शन में डालेंगे तो उनका ड्यूटी, पेनल्टी, इंटरेस्ट, वेयरहाउसिंग चार्जेस सब रिकवर हो जाएगा, तो उतनी क्वांटिटी वो डिस्पोज कर सकते हैं, ऑक्शन में डाल सकते हैं। कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड, जब मैं ड्यूटी वगैरह पे कर दूंगा, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करूंगा, ड्यूटी पे कर दूंगा, तो मेरा बॉन्ड जो मैंने साइन किया था वेयरहाउस में लाते हुए थ्राइस ड्यूटी का, वो कैंसिल हो जाएगा, या जनरल बॉन्ड वो कैंसिल हो जाएगा। वेयरहाउस कीपर टू बी द कस्टोडियन ऑफ वेयरहाउस गुड्स, वेयरहाउस कीपर जो होता है वो वेयरहाउस गुड्स का कस्टोडियन माना जाता है। तो वेयरहाउस से अगर कोई गुड्स चोरी हो जाए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वेयरहाउस कीपर रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन होगा? वेयरहाउस कीपर रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो ये आपके वेयरहाउसिंग के कुछ प्रोविजंस है बेटा। ओके, आई होप कि ये रिवीजन लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। डिटेल अगर देखना तो डिटेल लेक्चर मैं अनअकैडमी पे लेने वाला हूँ स्पेशल क्लासेस में, वहाँ पे वो डिटेल में आपको मैं ये डिस्कस करके बताऊंगा। तो ये रिवीजन था, आई होप कि आपको ये रिवीजन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो और मेरी मेहनत पसंद है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।